दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सेना पर भेजा बयान। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया पर हैरानी नहीं। ऐसी प्रतिक्रिया होनी ही थी, क्योंकि मोदी सरकार पर निशाना साधने के फेर में राहुल गांधी ने भारतीय सेना की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। पूरा देश और यहाँ तक कि चीन भी इससे परिचित है कि तवांग में भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों को खदेड़ कर भगाया। लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंच गए कि हमारे सैनिक चीनी सैनिकों के हाथों पिट रहे हैं। यह न केवल तथ्यों की जानबूझकर की गई अनदेखी है, बल्कि सेना का निरादर भी है। वास्तव में यह अनावश्यक टिप्पणी सेना का मनोबल गिराने वाली भी है। शायद यही कारण रहा कि राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी आपत्ति जताई। समझना कठिन है कि चीन के मामले में राहुल गांधी रह कर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं कि चीन के मामले में मनमाफिक होते हैं। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद भी उनके वक्तव्य सरकार को कोसने वाले ही अधिक थे। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ गतिरोध जारी था, तब वह विदेश मंत्रालय को सूचना दिए बिना चीनी राजदूत से मुलाकात कर आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुलाकात को गोपनीय रखने की भी कोशिश की थी। यह किसी से छिपा नहीं कि कश्मीर के मामले में राहुल गांधी के कई बयान ऐसे रहे हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने को सही साबित करने के लिए किया। प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल का नेता होने के नाते राहुल गांधी को किसी भी मसले पर सरकार का विरोध करने, उसे कटघरे में खड़ा करने और उससे सवाल करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने और राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाले अपने बयानों के बीच अंतर करना ही होगा। इसलिए और भी क्योंकि वह प्राय इस अंतर की अनदेखी करते दिखते हैं। उदाहरण स्वरूप, इस बार उन्होंने सेना के शौर्य के खिलाफ ही बयान दाग दिया। क्या यह ऐसा बयान नहीं जिसे चीन अपने पक्ष में
इस्तेमाल कर सकता है। यह समझ आता है कि चीन से जारी तनातनी को लेकर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछे और जवाब न मिलने की स्थिति में उसे कटघरे में खड़ा करें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वह ऐसे बयान दें जैसे चीन भी नहीं दे रहा है। यदि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी भारत की रक्षा कर रहे सेना के जवानों के बारे में यह कहेंगे कि वे चीनी सेना के हाथों पिट रहे हैं, तो इसका विरोध होगा ही, क्योंकि यह हर लिहाज से एक अरुचिकर और अप्रिय बयान है। इको टूरिज्म नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन यहाँ की आर्थिकी से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसे देखते हुए राज्य सरकार भी तीर्थाटन और पर्यटन पर विशेष ध्यान केंद्रित किए हैं। इस कड़ी में अब इको टूरिज्म की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। असल में यह पर्यटन की एक ऐसी विधा है जिसमें प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर पर्यटन गतिविधियां संचालित की जाती हैं। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि पर्यटकों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रेरित करने में यह मुहिम मददगार साबित हो सकती है। बदली परिस्थितियों में राज्य में ऐसे ही पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उत्तराखंड में इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। 71.05% वन भूभाग वाले इस राज्य के संरक्षित और आरक्षित वन क्षेत्रों में ऐसे रमणीक स्थलों की कोई कमी नहीं है जो पर्यटकों को अपने मोह पाश में बांध सकते हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में इको टूरिज्म की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन यह सीमित संख्या में है। अब सरकार ने इको टूरिज्म पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ठानी है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की हाल में हुई बैठक में यहाँ के वन्य क्षेत्रों में स्थित 5 स्थलों को इस दृष्टिकोण से विकसित करने पर मुहर लगाई गई। इसके लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से वन विभाग कार्य योजना तैयार करेगा और फिर इसे धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रयास ये किया जा रहा है कि नए साल में ये स्थल अस्तित्व में आ जाएं, ताकि इन्हें मॉडल बनाते हुए अन्य स्थानों में भी इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ा दिया जाए। निश्चित रूप से यह देर से उठाया गया सही कदम है, लेकिन इसके लिए ठोस एवं प्रभावी
नीति बनानी होगी। साथ ही इको टूरिज्म को लेकर अधिक गंभीर, सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।